आज हम एक ऐसे केस को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें हमारे न्याय सिस्टम की गहराइयों में ले जाता है। ये कहानी है एक टीचर की, एक स्टूडेंट की और एक ऐसे इल्जाम की जिसकी गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची। यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। जरा सोचिए, जब दो कोर्ट्स एक ही नतीजे पर पहुंचे तो क्या किसी शक की कोई गुंजाइश बचती है? यही वो पहेली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना था। मामला पहली नजर में एकदम सीधा साधा लगता है। दो टीचर्स हैं, एक 13 साल की स्टूडेंट है और इल्जाम बहुत ही संगीन है। ये वो 3 किरदार हैं जिनके चारों तरफ ये पूरी कहानी बुनी गई है। देखिए, निचली अदालतों से सजा हो चुकी थी तो कायदे से तो मामला बंद हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या दिखा जो पहले किसी को नजर नहीं आया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने क्या कहानी रखी थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, 14 फरवरी की सुबह टीचर A1 ने कथित तौर पर स्टूडेंट को फूल और चॉकलेट दिए और जब उसने मना किया तो उसकी बाह मरोड़ दी। फिर उसी दिन दोपहर में दूसरे टीचर A2 ने उसे धमकी दी और मामला यहीं नहीं रुका। अगले दिन 15 फरवरी को A1 ने उसे फिर से बुलाकर डराया। इन्हीं 3 आरोपों पर पूरा केस खड़ा किया गया था। और इन्हीं आरोपों के आधार पर जब कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शुरुआती फैसले शिक्षकों के खिलाफ ही आए। पहले स्पेशल कोर्ट ने सबूतों को देखा और दोनों टीचर्स को दोषी मान लिया। टीचर A1 को पॉक्सो एक्ट के तहत, जो बच्चों से जुड़े यौन अपराधों का कानून है, और A2 को धमकाने का दोषी पाया गया। इसके बाद जब टीचर्स ने हाई कोर्ट में अपील की तो वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई और सजा को सही ठहराया गया। मतलब 2 अदालतें और एक ही फैसला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचता है। और यहीं पर केस को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फोकस नहीं किया कि कहानी क्या है, बल्कि इस बात पर किया कि कानून की नजर में क्या साबित हो पा रहा है। सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि क्या प्रोसिक्यूशन उसे साबित कर पाया। तो चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के केस की एक एक ईंट को कैसे हिलाना शुरू किया। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो कोर्ट ने नोटिस की वो थी पीड़िता के अपने ही बयानों में इनकंसिस्टेंसी। शुरुआती बयान में कहा गया कि टीचर ने बांह मरोड़ दी, लेकिन बाद में जब कोर्ट में गवाही हुई तो बयान बदल गया और कहा गया कि जबरदस्ती हाथ में रख दिया। अब सुनने में ये शायद एक जैसी बातें लगे, लेकिन कानून की नज़र में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं से शक पैदा होना शुरू हुआ। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो एक के बाद एक कई बातें सामने आईं। जैसे परिवार ने हेडमास्टर की जांच का इंतजार क्यों नहीं किया और उससे पहले ही पुलिस के पास क्यों चले गए? पुलिस स्टेशन कौन गया था, इस पर भी परिवार के लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। और तो और पीड़िता की मौसी ने अपनी गवाही में चुटकी काटने जैसी एक नई बात जोड़ दी जो खुद पीड़िता ने कभी नहीं कही थी। हैरानी की बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस गलत फैक्ट को लिख दिया। अच्छा, तो इन आरोपों को कंफर्म करने के लिए कोई और सबूत था? जवाब था नहीं। क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट्स थे लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। एक जो गवाह बना भी वो बाद में अपनी बात से पलट गया। स्कूल के हेडमास्टर, जो इतने अहम व्यक्ति थे, प्रोसिक्यूशन ने उनसे एक सवाल तक नहीं पूछा और जिस स्टूडेंट के जरिए धमकी का मैसेज पहुंचाने की बात कही गई उसे तो कभी ढूंढा ही नहीं गया। ये सबूतों की चेन में बहुत बड़ी बड़ी मिसिंग लिंक्स थीं। इन सारी कमियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत को सामने रखा। कानून में एक कॉन्सेप्ट होता है स्टर्लिंग विटनेस का, जिसे हम बेदाग गवाह कह सकते हैं। ये एक ऐसा गवाह होता है जिसकी बात इतनी ठोस, भरोसेमंद और कंसिस्टेंट हो कि उस पर बिना किसी दूसरे सबूत के भी भरोसा किया जा सके। मतलब उसकी गवाही में कोई झोल नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। इसी बात को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि एक स्टर्लिंग विटनेस की गवाही उतनी ही पक्की होनी चाहिए जितनी परिस्थितिजन्य सबूतों की एक चेन होती है। अगर उस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा केस ढह जाता है। तो इस केस का टर्निंग पॉइंट यही था। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि पीड़िता के बयानों में इतनी कंफ्यूजन और इतने विरोधाभास थे कि उन्हें स्टर्लिंग विटनेस के उस ऊंचे पैमाने पर नहीं रखा जा सकता।
और जाहिर है जब केस का सबसे मुख्य गवाही इतना कमजोर पड़ जाए तो फिर सजा का आधार क्या बचेगा। अब हम आते हैं इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर, देखते हैं कि इन सब बातों का फाइनल फैसले पर क्या असर हुआ। क्रिमिनल लॉ का एक गोल्डन रूल है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट यानी हर वाजिब शक से परे साबित करना होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक छोटा सा भी वाजिब शक रह गया तो उसका फायदा आरोपी को मिलेगा, और इस केस में तो शक की कोई कमी नहीं थी। और इसीलिए दो निचली अदालतों के फैसलों को पूरी तरह पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टीचर्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने माना कि ऐसे आरोप बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन साथ ही किसी टीचर की सालों की इज्जत और उनकी आज़ादी को सिर्फ आधे अधूरे सबूतों के आधार पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता। न्याय में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। और ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी को, खासकर एक बच्चे को बचाने की बात आती है, तो सबूत का पैमाना क्या होना चाहिए? न्याय की इस तलाश में सुरक्षा और सबूत के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये मामला दिखाता है कि न्याय का रास्ता कितना पेचीदा हो सकता है, जहाँ सच और सबूत हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलते।